हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ DOE वर्कशीट नंबर 16 जो कि है परमाणु और अणुओं के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, DOE की हमारी ये वर्कशीट है और ये है वर्कशीट नंबर 16। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको लिखना है अपना नाम और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपनी क्लास टीचर का नाम। तो आप देख रहे हैं पिछली 3-4 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं परमाणु और अणुओं के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो भी हमारी पिछली वीडियोस के साथ रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो जल्दी से जाके उन वीडियोस को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना और आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो परमाणुओं के बारे में, अणुओं के बारे में पढ़ा था कि अणु या परमाणु किस तरीके से अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम परमाणु और अणुओं को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित किया जाता है। ये सब बातें हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि परमाणुकता क्या होती है। तो आपको पता है कि जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर अलग अलग तत्व परमाणु अभिक्रिया करके यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं, तो ये किसी भी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम तत्व लेते हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के ही दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो जब इसमें बात करते हैं परमाणुकता की, तो यहाँ पे परमाणु की जो संख्या है वो 2 है। तो 2 परमाणु संख्या होने के कारण इस ऑक्सीजन की परमाणुकता यहाँ पे क्या होगी, 2। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो अगर हाइड्रोजन के मान लीजिए 3 परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर ये H3 बनाते हैं। H3 यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु हैं और इनकी संख्या कितनी है, 3। यानी कि हाइड्रोजन की परमाणुकता क्या हुई, 3। अच्छा, जब भी किसी भी तत्व की परमाणुकता 2 होती है तो उसे द्विपरमाणु कहा जाता है, और अगर 3 होती है तो त्रिपरमाणु कहा जाता है। आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये तो थी तत्वों की बात। अब हम बात करते हैं यौगिकों की। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे तो हम यहाँ लेते हैं H2O, जल का यौगिक हम लेंगे यहाँ पे H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तीनों परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का यौगिक बना रहे हैं। तो इस जल के एक अणु की परमाणुकता कितनी हो गई, 3। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु है, तो कुल 3 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे जल की परमाणुकता क्या हुई, 3। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि किसी भी तत्व, यौगिक पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अणु की। यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 बन गया, तो ये क्या है, एक अणु है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो एक अणु की परमाणुकता यहाँ पे कितनी हो रही है, 2, क्योंकि इसके अंदर 2 परमाणु है। इसी तरीके से जल का जो अणु है, यौगिक है, उसका भी हमने जान लिया। जल के अणु में, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। तो जिसके अंदर 2 परमाणु होते हैं उसे द्विपरमाणु, और जिस अणु के अंदर 3 परमाणु होते हैं उसे हम त्रिपरमाणु कहते हैं। अब ज्ञान पूछता है कि दीदी, वैज्ञानिक किसी रसायन यानी कि अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात और अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे रसायन के तौर पर हम बात कर रहे हैं अणु की, तो अणु के अंदर कितने परमाणु हैं उस संख्या का अनुपात किसके साथ करना है, किसी भी अणु के आणविक द्रव्यमान के साथ। यहाँ पे तो ऐसे में जिज्ञासा ज्ञान प्रश्न का उत्तर देती है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो रसायन के नमूने में उपस्थित
परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। यानी कि परमाणु जो हैं वो किस अनुपात में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, उसकी संख्या का, परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो टोटल हमारे पास जो तत्व है या यौगिक है उसके अंदर जो टोटल परमाणु है उनका कुल द्रव्यमान की तुलना करते हैं अलग अलग परमाणु, उसके जो एक परमाणु होता है उसके साथ। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ आपको दिख रहा है तत्व। अब है द्रव्यमान अनुपात। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है CO2। तो यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 और यहाँ है ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अब जो ऑक्सीजन होती है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ 32। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 3:8। यानी कि जो CO2 है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान जो है कुल द्रव्यमान, उसकी तुलना है जब हमने की तो वो हमें मिला 3:8। अब जब सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के अणु की, यानी कि हम ऑक्सीजन के 2 परमाणु नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर देखते हैं तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि 3:4 यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ए और बी जो हमारा आया है, यानी कि जो टोटल द्रव्यमान आया था और जो एक एक परमाणु का द्रव्यमान है उसका जब हम तुलना करते हैं, उसका जब अनुपात आपस में अनुपात करते हैं तो हमें परमाणु संख्याओं का अनुपात मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन अनुपात ऑक्सीजन हमें मिलता है 1:2, यानी कि CO2 में कार्बन का 1 परमाणु है जबकि ऑक्सीजन के 2। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अणु या आणविक द्रव्यमान की। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 होता है, कार्बन का 12U, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, कॉपर का 63.5, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5 और नाइट्रोजन का 14U। तो अब ऐसे में मान लीजिए हम अब एग्जांपल लेते हैं CO2 का, तो हमें CO2 का आणविक द्रव्यमान चाहिए। तो पहले कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान प्लस में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु और साथ ही द्रव्यमान क्या होता है 16। तो 2 × 16 हुए 32। 32 प्लस में और क्या चाहिए हमें, 32 प्लस में 12, तो कितने हुए टोटल 44U। तो यहाँ पे हमारे पास द्रव्यमान आ गया 44U। इसी तरीके से जल का आणविक द्रव्यमान निकाल रखा है। तो 2H2O, यहाँ पे हमारे जल का फॉर्मूला क्या है H2O। तो हाइड्रोजन के 2 अणु 2 × 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1U होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 1, तो ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 + 2 18U। तो ये आणविक द्रव्यमान है। कार्बन डाइऑक्साइड का 44U, जल का 18U, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का है यहाँ पे 58.5U। तो आई होप कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है परमाणुकता किसे कहते हैं, और साथ ही ये जो आपको रसायन दे रखे हैं इनकी परमाणुकता बतानी है। परमाणुकता का मतलब है कि टोटल कितने परमाणु हैं इन यौगिकों के अंदर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि पहली बात तो परमाणुकता बतानी है कि क्या होती है। तो परमाणुकता किसी तत्व या यौगिक के अंदर उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पे CuSO4 के बारे में आपको बताना है। कॉपर का 1 अणु है, सल्फर का 1 अणु है और ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो 4 + 1 + 1, यानी कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जो
परमाणुकता है वो कितनी हो गई, 6। इसी तरीके से HCl की, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो कितने हो गए, 2। तो HCl की परमाणुकता हुई 2। सल्फर की 8, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की भी परमाणुकता कितनी है, 2। इसी तरीके से आपको सबकी परमाणुकता निकाल देनी है। उसके बाद आता है कि जल के अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि जो जल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपको द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है। अब आपको हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के H2O की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 2 अणु = ऑक्सीजन के का 1 अणु, ठीक है। तो जब परमाणु संख्या की बात आती है तो हमारा जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 2:1। ये संख्या की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टोटल जो इन्होंने द्रव्यमान दे दिया वो है 1:8। अब इसको आपस में कंपेयर करके आपको जो है परमाणुओं की संख्या परिकलित करनी है। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया सारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आपको इन अणुओं का जो है आणविक द्रव्यमान निकालना है। बहुत इजी है। NaCl, अब NaCl आप सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है वो कैलकुलेट करके और सिर्फ प्लस करके आपको लिखना है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट का H2CO3 H2O सबका आपको निकाल देना है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी, एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, तो हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कमेंट बैक करके कि किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।